इस टॉर्चर सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं टॉर्चर सेशन थोड़ा लाइट मोड में इसीलिए कहा करता हूँ कि हम में से ज्यादातर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स जब कई साल तक लगातार कक्षा की इस ओर खड़े रहते हैं तो दूसरी ओर खड़े रहना थोड़ा टॉर्चर सा लगता है, बैठना। नंबर वन, मैं दो तीन बातें, चार बातें आपसे शेयर कर लूं जो बड़ी जरूरी है और हमारा एक शर्तनामा सा है। मैं अपनी ज्यादातर बातचीत हिंदी में करूंगा, टेक्निकल टर्म्स एंड कोटेशंस इंग्लिश में करूंगा। If you have any objection, is there someone from North, East, or South India who would like to have it in English as well consistently throughout the period? If there is one, please unmute yourself and tell it to me. Number one. Number two, जैसा कि यूजीसी कहती है, एमएमटीसी भी कहता है, टेक्नोलॉजी और एथिक्स भी कहती है कि हम ऑडियो ऑफ रखें एंड वीडियो ऑन रखें। I repeat, may I request all of you to please keep your video on and audio off? Because that is against, as I said, against the norms of UGC, MMTTC, technology and ethics. मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपको बार बार याद दिलाऊं, तो ये एक बड़ा बार मैं बीच बीच में मतलब दिक्कत होगी तो करूंगा ही। आप मुश्किल से 7 लोग हैं, 12, 15, 18, 20, 22 लोगों में से 7 लोगों ने ही अभी 30%, 33% मुश्किल से वो है। May I repeat again, all of you to please keep your video on and audio off. That's a binding from the part of UGC, MMTC, ethics and technology. नो 10 लोग, चलिए 50 से नीचे आए थोड़े हम। ओके। दूसरी, आई एम नॉट इन वेरी मच फेवर ऑफ online mode. I had written a letter to UGC also regarding this, but we have our own limitations. इसलिए एक प्रैक्टिकली मैंने ये तय किया है कि मैं लास्ट में 10-15 मिनट आपसे सवाल जवाब के लिए रखूंगा और उसमें आप फ्रीली सवाल पूछ सकते हैं। बट इफ यू फील लाइक आपको लगे कि बहुत ही इमरजेंसी है तो आप बीच में भी सवाल पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। तीसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। With due regard, with all humbleness, I would say that मैं morning, good morning messages को बहुत पसंद नहीं करता। They distract the very flow of our understanding and the session. Number last, fourth point. मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा, आप में से बहुत लोग बीच में फूल उड़ाते रहते हैं, किसी ना किसी बात पर फूल से उड़ते हैं थैंक यू कहने के लिए। मैं उसको भी बहुत अप्रिशिएट नहीं कर पाता। I will be thankful and I feel honored. I will be feeling honored यदि आप ऐसा भी ना करें। So friends, we begin. और लोग कम हो गए, 2 लोग। I repeat, ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन। मुझे लगता है आपको बीच बीच में बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी। अभी 25% से भी कम लोगों ने ऑन किया है। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम। आपके इसमें है कोर्स में। पिछले कुछ सालों में एमएचआरडी ने बाकायदा एक सेक्शन बनाया है, इंडियन नॉलेज सेक्शन सेंटर, और उसी के तहत, और इससे भी पहले दरअसल 4-5 साल से ये बात जरूर की जा रही है, बहुत ज्यादा की जा रही है। 4-5 साल पहले से जो एक
एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की बात की जा रही है और इसी के धारा के तहत इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात एनईपी 2020 के द्वारा आई है। मैं यहां दो बात जरूर कहना चाहूंगा एनईपी 2020 के बारे में। दोस्तों, 1947 के बाद भारत में ये तो बहुत से कमीशंस हैं, कमेटी हैं, रिपोर्ट वगैरह हैं, मुझे जरूरत नहीं है उनके नाम गिनाने की। राधा कृष्णन हो या मुदालियर कमीशन हो या कोठारी कमीशन हो या जनार्दन रेड्डी कमेटी रिपोर्ट हो या यशपाल कमेटी रिपोर्ट हो या आचार्य राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट, इन सब में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद दो डॉक्यूमेंट बहुत शानदार आए थे। वन वाज 1968 कोठारी कमीशन रिपोर्ट, एजुकेशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट, और उसके बाद ये एनईपी 2020। क्या एक चीज और मैं नोट ऑफ कॉशन दे दूं, 86 की पॉलिसी का नाम रखा गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको नई शिक्षा नीति के नाम से ही जानते थे, और 2020 की पॉलिसी का नाम है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बाद 1968 के बाद उससे भी बढ़िया एक जो शानदार डॉक्यूमेंट आया है वो 2020 का नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट है। मैं आप सबसे व्यक्तिगत रूप से गुजारिश करूंगा कि आप इसके 101 पेज हैं, आप इसको जरूर पढ़ें, पेज बाय पेज पढ़ें। हालांकि मेरा मानना है कि हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय के मॉडर्न टीचर्स में पढ़ने की आदत बहुत कम है। हम टेक्स्ट और क्लासिकल टेक्स्ट को बहुत कम पढ़ते हैं और इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, प्लीज गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, इट्स अ वंडरफुल एंड अ क्लासिक डॉक्यूमेंट। वन मोर थिंग, योर टीचिंग, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपका विषय की समझ, आपके विश्वविद्यालय या कॉलेज की समझ और उसको आपके पढ़ाने की अप्रोच, एम्स ऑफ एजुकेशन, कंटेंट ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन अप्रोचेस, इन सभी में आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ेगी। योर टीचरशिप इज बाउंड टू इंक्रीज, आपका अध्यापकत्व की गुणवत्ता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। देयरफॉर आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू टू प्लीज go through this document. It's a wonderful document और यही बहुत सी बातें कही हैं ये होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटीज, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज, और उसी में आता है इंडियन नॉलेज सिस्टम। यहां मैं एक किताब का हवाला देना चाहूंगा। एल्विन टॉफलर साहब ने 2 किताबें लिखी हैं और सारी दुनिया में उन 2 किताबों से उनका काफी ज्यादा असर पड़ा। एक थी द फ्यूचर शॉक और एक थी थर्ड वेव। फ्यूचर शॉक में उन्होंने बात की है इलेक्ट्रॉनिक कॉटेजेस की। उन्होंने 2 बातें की हैं कि सारी दुनिया में एक ऐसी स्थिति आएगी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉटेजेस भी रहेंगे और बुलक कार्ट भी रहेंगे। बैलगाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक कॉटेजेस दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे और ये आज स्थिति आ रही है, जो कि त्यों आ रही है। आज की ही लेटेस्ट खबर है, एलन मस्क साहब ने 46 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है स्पेस में। इससे भी पहले इंडिया इससे भी बड़ा रिकॉर्ड बना चुका है, मोर देन 100 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए थे इंडिया ने। लेकिन इसी के साथ हम जानते हैं, मैं इसको पिछड़ापन या खराब नहीं कहूंगा, वो एक अलग सवाल है। भारत में आज भी सैकड़ों गांवों में बैलगाड़ी या दूसरे और ट्रेडिशनल मेथड से खेती हो रही है। तो सच बात यह है कि मैं और आप उस जेनरेशन के लोग हैं। मैं तो अपने आप को थोड़ा सीनियर ही मानता हूं, मेरे ख्याल से मेरी 70, आई एम गोइंग टू क्रॉस 17 जुलाई। आप सभी लोग, ज्यादातर लोग मुझसे जूनियर हैं। हम सभी
सारी दुनिया की उसमें स्थिति में है जिन्होंने ट्रेडिशनल चीजों को भी देखा है और मॉडर्न चीजों को भी देखा है। मैं बिल्कुल ब्रीफ एक लाइन में ये कहूंगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम में इसी बात की वकालत की गई है, द एंशिएंट विजडम एंड द मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत सुंदर समन्वय करने की जरूरत है। मैं अपनी बातचीत मोटे तौर पर 4-5 हिस्सों में करूंगा, 4 हिस्सों में। पहले हिस्से में जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत का जनरल जो एक इंडियन कल्चर की दृष्टि से जो वर्णन है वो करूंगा। दूसरे हिस्से में प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मैं बातचीत करूंगा। अब प्राचीनता में भी बड़े झगड़े हैं, मैं इसकी और बात करूंगा, बाद में आएगा सवाल। और तीसरे हिस्से में इंडियन सिस्टम जो है, नॉलेज सिस्टम की जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा। और लास्ट में जो कुछ ऐसी डिटेल्स सी रह जाएंगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ हम अपना जुड़ाव कैसे कर सकते हैं, पुराने चिंतक, इन सब की बात करूंगा मोटे तौर पर। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है which can boast of having the oldest living city of the world। दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर भारत में है बनारस। आप गूगल में डालें या किसी और सोर्स से भी पढ़ें, सतयुग राजा हरिश्चंद्र का युग का हरिश्चंद्र घाट भी वही है, आज भी है। सतयुग, त्रेता युग, रामायण काल का समय भी बनारस था, द्वापर युग, महाभारत और कृष्ण के काल में भी बनारस रहा है, और कलयुग में तो है ही। हमारा जो प्राचीनता रहा है, हमारी जो हिस्ट्री रही है, अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा। वी कैन बोस्ट ऑफ द मैग्निफिसेंट एंड द क्लासिक पास्ट ऑफ द वर्ल्ड। शायद इसीलिए मोहम्मद इकबाल जी ने कहा है कि कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बेसिकली हिस्ट्री ओरिएंटेड सोसाइटी हैं। हम हर बात अपने इतिहास में ढूंढते हैं। कभी किसी के यहाँ कोई भी बात हो, अरे ये तो हमारे यहाँ हुआ करता था, हमारे बाप दादा परदादा ऐसा करते थे। अक्सर हम लोग इवन बातचीत में भी, हर बातचीत में हम कहते हैं कि हमारे ऐसा हुआ करता था, हमारे यहाँ ऐसा। वी आर द पीपल हु फाइंड प्लेजर इन लिविंग इन द पास्ट। प्राचीनता के गौरव के आनंद को प्राप्त करने वाली भारतीय एक बड़ा टिपिकल लोग हैं। यहां मैं थोड़ा सा इतिहास की बात करूं। एक व्यक्ति को मैं बड़ा सिर्फ पॉलिटिशियन मानता था, बाल गंगाधर तिलक। आई यूज्ड टू कंसीडर हिम मियरली एज ए पॉलिटिशियन। लेकिन आर्कटिक पीपल, उनकी जो किताब आई थी, उस किताब ने मेरी आंखें खोल दी। और उस किताब में उन्होंने, और अब तो जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं, और ब्रिटिश और यूरोप के 20 हिस्टोरियंस ने बाल गंगाधर तिलक की डिस्कवरीज या रिसर्चेस को स्वीकार किया है। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक और अलग तरह का काम किया, और उनका जो वैदिक काल में जो नक्षत्र थे, ग्रह थे, ही वाज बेसिकली एस्ट्रोनॉमिस्ट। नक्षत्र विज्ञान के एक अच्छे प्रणेता थे बाल गंगाधर तिलक जी। संग्राम के थे, डेक्कन कॉलेज के मैनेजर थे,
देखिए, हमें बार बार ये गलती करेंगे लोग। प्लीज कीप योर ऑडियो ऑफ फ्रेंड्स, उससे डिस्टरबेंस होता है। कृपया ऑडियो ऑफ करें, वीडियो ऑन करें। दोस्तों, मैं फिर याद दिला दूं, हमारी संख्या 10 भी नहीं रही अभी। फिर मैं इसको बार बार, मुझे हर बार याद दिलाना पड़ता है, मैं याद दिलाता रहूंगा। जहीद परवेज जी, ऑडियो ऑफ करें। जहीद साहब, ऑडियो ऑफ प्लीज। दिक्कत है, क्योंकि होता क्या है, मेरी नातिन ने मुझे ये सबक सिखाया था कि नाना बहुत आसान जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। ऑडियो भी ऑफ कर दो, वीडियो भी ऑफ कर दो और अपना खेलते रहो। दैट गिव्स लॉट्स ऑफ प्लेजर। जी प्लीज ऑडियो ऑफ, फॉर गॉड सेक। नहीं, वो कहीं और है, उन्हें याद भी नहीं है, पता भी नहीं है। खैर, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने उल्टी कैलकुलेशन चालू करी कि इस समय जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति है, वो जो उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके यदि हम बैक में जाएं और वो स्थिति मालूम करें जब बहुत डिस्टर्बेंस होता है। MHRD पीपल, MMTTC पीपल, क्या इनसे कह सकते हैं कि इन्हें ऑफ करें, ऑडियो ऑफ करें? शायद परवेज जी अपनी ऑडियो ऑफ कर दें आप। कोई यदि इनके परिचित हो तो इन्हें फोन कर दें सर, खुदा के लिए। शायद फोन सुन लें। चलिए, हम जैसे हम ये कोशिश करते हैं, यदि बहुत दिक्कत होगी तो देखेंगे। तो उन्होंने ये पाया, and yes, he could trace these positions of the celestial bodies in the universe to the time which was described in the Vedic age. और वैदिक एज को उनके ढूंढे, उन्होंने ये बताया कि आज से कम 10,000 साल पुरानी ये वैदिक संस्कृति है। मतलब ईसा से 8,000 साल पहले। एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस इस बात को अब एक्सेप्ट करने लगे हैं। इसी के साथ एक तथ्य और जोड़ रहे हैं। मॉडर्न बायोलॉजिस्ट ये कहते रहे हैं कि गेहूं, जिसको गंधम कहा जाता है संस्कृत में, गेहूं 10,000 साल पुराना ओरिजिन है। गेहूं का ओरिजिन, इट हैज एन ओरिजिन ऑफ मोर देन 10,000 years old। और गेहूं से पहले जौ होता था, और संस्कृत लिटरेचर में जौ का वर्णन आता था। तो जौ उससे पहले 10,000 से ज्यादा साल हो गए इस संस्कृति को। I request some of us, any of us who knows Mr. Zahid Parvez ji, to please give him a ring and request him to sit. नहीं, अब दो लोगों का ऑडियो ऑन हो गया है। मैं मजहर साहब को फोन करता हूँ। मई जून तक नहीं, 10 तारीख के बाद गर्मी में सर मैंने यूजीसी के लोगों को बोला है, HRDC के लोगों को, वो ऑफ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मंजर साहब से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1-8 मिनट में ऑफ हो जाएगा। चलिए देखें।
India is a rare country. Only few of the countries of the world they can हो गया claim. सर, हो गया सर, हो गया। नहीं हुआ है सर, अभी भी नहीं हुआ है, उन्होंने नहीं किया है, नजर नहीं आ रहा है। अभी कोई और, अमल कुमार परी साहब कौन है, हो गया है अब। रिलीजन, अमल साहब ऑडियो ऑफ कर दें प्लीज, अमल कुमार परी साहब प्लीज ऑडियो ऑफ कर दें अपना। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड नेचर ऑफ मैन यदि हम देखें, सारी दुनिया में आप पाएंगे इंडिया का आदमी थोड़ा अलग दिखता है। मैं 30 मार का नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर का बड़ा भाई नहीं हूं, लेकिन मैंने यूरोप के 14 कंट्रीज, अमेरिका में 10-12 बार गया हूं, मैंने देखा है इंडियन मेंटेलिटी, द इंडियन साइकी एक अलग तरह से झांकती है। हमारा जो भाग्यवादी, वी आर फेटलिस्टिक बाय मेंटेलिटी, हॉस्पिटेबल बाय मेंटेलिटी, वी आर टॉलरेंट बाय मेंटेलिटी, वी आर फिलोसॉफिक बाय नेचर, एंड बाय एंड लार्ज वी आर नॉन मटेरियलिस्ट सोसाइटी। बाय एंड लार्ज, मैं इसका उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़ा जापान का पत्रकार भारत आया था आज से करीब 50 साल पहले, और उसने लिखा था कि यहाँ का तो भिखारी भी दर्शन से बघाड़ता है। भिखारी कहता है मेरे भाग्य में ही नहीं था, मेरे भाग्य में होगा तो फिल्म मिलेगा, मेरे कर्म में ही नहीं था, मेरे कर्म में ही भिखारी होना लिखा था, मेरे भाग्य में ही भिखारी होना लिखा था। आएगा फिर आ जाएगा पैसा, आज नहीं है कल आ जाएगा। हॉस्पिटेबिलिटी के बारे में जेबीएस हेल्डेन दुनिया की बहुत टॉप के साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक लैंड एंड पीपल, इंडियन लैंड एंड पीपल के बारे में लिखा है कि यदि आप गर्मियों के में, मई जून के महीने में कार में जा रहे हैं और कार के रेडिएटर में आपके पानी कम हो गया है और किसी गांव से आप गुजर रहे हैं, तो ना केवल आपके रेडिएटर को पानी मिलेगा, आपको भी पानी मिलेगा, आपको खाना भी मिलेगा, और वो लोग आपसे कहेंगे कि थोड़ा ठहर के जाइए, आराम से जाइए, आराम करके फिर जाइएगा। दिस इज जो जेबीएस हेल्डेन ब्रिटिशर कह रहा है इंडियंस के बारे में। वी आर टॉलरेंट, छोटी से छोटी चीज को, बड़ी से बड़ी चीज को भी हम ऐसे ही गुजार देते हैं कि चलो गुजरने दो, कोई बात नहीं, दुख भरे दिन बीते रे भैया। ठीक इसी तरह से हम, आप पाएंगे कि देश के लगभग हर शहर में कोई ना कोई एक आध आदमी ऐसा मिल जाता है जो बड़ा सेठ है वहां का, और हम अक्सर कहते हैं कि यहाँ क्या था, लोटा डोर लेके आया था, यहाँ हो गया है, अब बड़ा हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे रोकना पड़ेगा। आई स्टॉप हियर डेलिबरेटली। ये स्थितियां काम करने की नहीं है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मैं चाहता था कि आपसे गुरुकुल, चाणक्य, वेद, वेदांग, इतिहास, उपनिषद, 14 विद्याएं और 18 विद्याएं, इन सब की बात करूं, पर मुझे लगता है कि वातावरण है नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।
क्या सर का लिंक टूट गया है क्या? शायद सर जानबूझ के चला गया। सर नाराज होके चले गए हैं, कह रहे हैं दिस इज नॉट द वे। डिस्टरबेंस बहुत आ रही थी बीच में। अच्छा, नहीं जो था HRD का जरा नंबर दे देंगे मुझे, मैं यहाँ से फैजा मैम को फोन कर रही हूँ, वो मिल नहीं पा रहा। या तो यहाँ फोन कर दीजिए सर, बता दीजिए उन्हें। मैं बात करता हूँ। ठीक है सर, ओके। फोन पे बात हो गई है, वो बात कर रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो। ओके सर, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स सब ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें, और जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा मैं उसे बाहर कर दूंगा। देखिए प्लीज, I'll remove you from the class if your video is not on. You have to be in the ethics of online. Please, मैं बाहर कर दूंगा जिसका वीडियो ऑन नहीं हुआ। Sir, you may please begin. Thank you, sir. You may, sir, please unmute yourself. मेरी गुजारिश है कि आप अपने ऑडियो भी ऑफ रखें। चलिए हम बात शुरू करते हैं। तो हमारी अपनी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इकोनॉमिक फिलॉसफी है। कल्चर के बारे में कहा जाता है कि व्हाट इज इंडियन कल्चर? इट इज एग्रीकल्चर। ये मजाक में लोग कहते हैं। हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है, नाउ वी आर टर्निंग आउट टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। चाइना को भी हमने सुपरपास कर लिया है उसमें जनसंख्या में। हमारी अपनी एस्पिरेशंस हैं, प्रोग्रेस है। एक और बड़ी खास बात जो दुनिया की बहुत खास बात है और सारी दुनिया इसलिए हमारे यहाँ देखती है, फाइटोजियोग्राफी एंड जूजियोग्राफी। इंडिया दुनिया के उन रेयर कंट्रीज में से है जहां क्लाइमेट
सारे सीजन्स डिस्टिंक्टिवली प्रेजेंट रहते हैं, सारी 6 ऋतुएं, सारे 6 सीजन्स डिस्टिंक्टिवली रहते हैं, और इसी वजह से सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फौना इंडिया में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्लांट स्पीसीज और सबसे ज्यादा एनिमल स्पीसीज वी फाइंड इट इन इंडिया। इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। थिंकर्स की यदि हम बात करें, गांधी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, विवेकानंद, इकबाल, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे आधुनिक, जो भी मुश्किल से मॉडर्न इंडियंस रहे हैं। पुराने अभी आधुनिक साइंटिस्ट की हम बात करें, सीवी रमन साहब, जगदीश चंद्र बासु, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ की जो मार्कोनी से पहले इन्होंने डेवलप कर लिया था, मेघनाथ साहा, रामानुज, एपीजे अब्दुल कलाम वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट में गिने जाते हैं। कमीशंस कमेटीज की मैं बात नहीं करूंगा, बहुत आए हैं। मैं इंडियन हेरिटेज की बात करता हूं, एजुकेशनल हेरिटेज, नॉलेज हेरिटेज, जो दुनिया की अनूठी हेरिटेज रही है वर्ल्ड में। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी। मजे की बात यह है कि वो एजुकेशन के प्रोफेसर नहीं थे। हालांकि भारत में एजुकेशन की हिस्ट्री की बहुत किताब आई हैं, की हैं, नरूला एंड नायक हैं, पीएल रावत हैं, बटलर हैं, और भी कई हैं। लेकिन जितनी बड़ी और विशद राधा कुमुद मुखर्जी की किताब है, उतनी कोई नहीं है, और हर कोई स्वीकार करता है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। इस किताब में 3, 4, 5 बातें कही गई हैं एंशिएंट इंडियन एजुकेशन की। उन प्रमुख बातों को मैं आज आपके सामने कहूंगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आज भी भारत के ज्यादातर विश्वविद्यालय राधा कुमुद मुखर्जी ने जो अपनी किताब में नक्शा दिया है, उसी के अनुसार इंडिया की लगभग सारी यूनिवर्सिटीज उसी मैप के अनुसार वाइस चांसलर्स रेसिडेंस और गेस्ट हाउस बनाते हैं। बाकायदा राधा कुमुद मुखर्जी की किताब में बनाया हुआ है कि बीच में वाइस चांसलर्स रेसिडेंस है, इसके एक तरफ गेस्ट हाउस है और दूसरी तरफ रुग्णालय या औषधालय या हॉस्पिटल है, और फिर स्टूडेंट के हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स के बीच में एक टीचर, फिर एक हॉस्टल, हॉस्टल के बीच में दूसरा टीचर, हॉस्टल मतलब बच्चों के रहने का आवास, और उनके बीच में अध्यापक। अध्यापकों के इकट्ठे आवास नहीं है, इंटरस्प्रेड है। आज यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लें, जेएनयू ले लें, जामिया ले लें, एएमयू ले लें, लखनऊ ले लें, इलाहाबाद ले लें, बनारस ले लें, बड़ौदा ले लें, चेन्नई ले लें, हैदराबाद ले लें, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के रेसिडेंस के ठीक बगल में गेस्ट हाउस होता है। ये कल्चर हमने वहां से लिया है। अतिथि देवो भव, वो कल्चर आज हमारी यूनिवर्सिटीज में आज भी विद्यमान है। एक छोटा सा फैक्ट, और भी कई फैक्ट हैं इस किताब में, मैं वो देना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इन्होंने वर्णन किया है कि भारत के गुरुकुल व्यवस्था थी, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के बारे में 3, 4, 5 बातें ऐसी हैं जो शायद हम लोगों को थोड़ी सी अलग तरह की दिखाई देंगी, और हम लोगों को कई बार गलतफहमी भी हो जाती है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, रामदास गौड़ जी की किताब में भी ये वर्णन मिलता है। एक समय में भारत में 5 महागुरुकुल थे, जिनके अध्यापकों को महाआचार्य कहा जाता था। There were 5 Mahagurukuls whose teachers were known as महाआचार्य, और ये महाआचार्य साल में एक बार बैठते थे भारत में किसी एक जगह, और उस समय एक बड़ा नियम था, 1 महीने के लिए बैठते थे, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति इनके यहाँ आ सकता था और सवाल पूछ सकता था, एंड दे वर बाउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। और ये उस समय
सारे देश की, समाज की, अर्थव्यवस्था की, पॉलिटिकल, राजनीतिक, सांस्कृतिक और हर तरह के मुद्दों पे, कृषि के मुद्दे, समाज के मुद्दे, टेक्नोलॉजी के मुद्दे, नैतिकता के मुद्दे, हर मुद्दे पर चिंतन करते थे पूरे महीने भर। और कई वर्णन मिलते हैं कि दुनिया का एनी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड वाज फ्री टू कम एंड टॉक टू देम एंड आस्क एंड क्वेश्चन। एक और खास बात है, अब ये महागुरुकुल थे कौन? महागुरुकुल की डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उस डेफिनेशन के साथ आज भी दुनिया की एक भी यूनिवर्सिटी हमारे महागुरुकुल की बराबरी आज भी नहीं कर पा रही। आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज यदि हम ले लें, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है, इन टॉप यूनिवर्सिटीज को देखें। आईवी लीग है, आईवी लीग जो अमेरिका की 7 यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज है, उनकी एक लीग है। एक भी यूनिवर्सिटी में इतनी ताकत है कि एक भी महागुरुकुल की बराबरी कर सके। महागुरुकुल की परिभाषा थी, महागुरुकुल वह संस्थान है जहां 10,000 छात्रों को 12 साल तक रहने, खाने और पढ़ाने की सुविधा मौजूद हो। A Mahagurukul is one which has the capacity, which has the potential, which has the resources for boarding, lodging and educating 10,000 students at the same time for 12 years continuously. ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की आज भी ताकत नहीं है। 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट आया कि वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, डोनेशंस कम हो रहे हैं और हमारी दिक्कत हो रही है, हमें बड़ा दिक्कत आ रही है चलाने में। एक और इन महागुरुकुल्स की खास बात थी, हम अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं कि ये गुरुकुल्स जो थे, सारे गुरुकुल्स, ये एक स्कूल सिस्टम था। इट वाज ए लोअर काइंड ऑफ एन एजुकेशन। नो, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। In fact, this was an integrated system of education, जहां होलिस्टिक एजुकेशन दी जाती थी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दी जाती थी, मिनिमम 12 साल की शिक्षा होती थी। 12 साल के बच्चे को दाखिला करते थे। गांवों से, शहरों से दूर, अरण्यक संस्कृति, फॉरेस्ट कल्चर में ये गुरुकुल होते थे, और उन गुरुकुलों में कम से कम 12 साल तक पढ़ाई होती थी। ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्कूल सिस्टम था? क्योंकि इनके सिस्टम में प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या टर्शियरी या हायर या यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑलरेडी समाहित थी। वो कैसे? मैं फिर कहूंगा, दुनिया की एक भी यूनिवर्सिटीज में इन सब महागुरुकुलों, इन सब गुरुकुलों में, महागुरुकुल की बात छोड़ दीजिए, अब सभी गुरुकुलों में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1 पढ़ाए जाते थे। Minimum 18 and 25 subjects were taught in these gurukuls. वेद, वेदांग, उपवेद, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, मृग विद्या, सर्व विद्या, चर्म विद्या, विधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और पता नहीं क्या क्या पढ़ाए जाते थे। All these subjects were taught in these universities at the same time. And that's why, इसीलिए ये एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम था। एक और बड़ी खास बात, सारे गुरुकुल नहीं होते थे। ज्यादातर गुरुकुल 12 साल की शिक्षा देते थे। कुछ गुरुकुल ऐसे थे जो 24 साल की शिक्षा देते थे। गूगल में पढ़िए, आपको मिल जाएगा। कुछ गुरुकुल ऐसे थे जो 36 साल की शिक्षा देते थे, और तो और कुछ गुरुकुल ऐसे थे जो 48 साल की शिक्षा देते थे। कंटिन्यूअस 48 ईयर्स तक आप पढ़ते रहिए। एक और अलग बात है, इस सब के बावजूद देयर वर सम पीपल, वो कहते थे कि हम सारी उम्र पढ़ना ही चाहते हैं। ओके, गो अहेड, यू आर हियर। परिवाजक उनको कहा जाता था, और वो सारी उम्र पढ़ते ही रहते थे, गुरुकुलों में ही समय बिताते थे। और भी बहुत से मुद्दे हैं, तीर्थाटन है, शिक्षाटन है, ये दूर दूर तक जाते थे, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस करते थे, टीचर पीपल रिलेशनशिप बड़ी जबरदस्त थी, वगैरह वगैरह। मैं इन सब की बात और नहीं करूंगा। इसी परंपरा में मैं लिटरेचर की बात करूं या इन सब के हेरिटेज की बात करूं, हम अक्सर बात करते हैं ऋषि चाणक्य की। चाणक्य के 3 नाम थे ओरिजिनली। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि 3 अलग अलग हैं, लेकिन बाद में पाया गया कि नहीं, ये तीनों एक ही हैं। ओरिजिनली हिज ओरिजिनल नेम वाज विष्णुगुप्त,
और जिन्होंने बाद में नाम रख लिया था चाणक्य, और किताब उन्होंने छापी थी कौटिल्य नाम से, और उनके किताब का नाम हम सब जानते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र। मैं फिर कहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा क्षमा चाहते हुए, थोड़ा सा डायरिकल उसमें, हमारी जो ना पढ़ने की जो परंपरा से आधुनिक ले ली है, बाजार में उपलब्ध है, आप मार्केट में जाइए, कौटिल्य पढ़िए, यू विल जस्ट एंजॉय इट लाइक एनीथिंग। उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाओं में इतना शानदार पुस्तक को उसका वर्णन बड़ी विशद रूप से मिलता है। इसमें बेसिकली 4 बातें कही गई थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में: अन्वीक्षा, त्रयी, वृत्त और दंड नीति। अन्वीक्षा, त्रयी, वृत्त और दंड नीति, 4 लेवल की बातें कही गई थी। अन्वीक्षा में हम लोग पढ़ते थे कंटेम्परेरी साइंस, लॉजिक एंड फिलोसफी, वो अन्वीक्षा में आती थी। त्रयी में हम पढ़ते थे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वेदास, वैदिक एजुकेशन की बात की जाती थी। और वृत्त में वृत्ति से वृत्त शब्द आया है, या वृत्त से वृत्ति बना है, जीवन यापन के लिए जो प्रोडक्शन एंड कॉमर्स, तो इसके लिए एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, हाउ टू प्रोड्यूस द थिंग्स, उनको एक दूसरे से जगह कैसे ले जाया जाए, उनका विनिमय कैसे हो, व्यापार कैसे हो, इस पर पूरा एक वृत्त पार्ट दिया गया है। और दंड नीति, पॉलिटिकल एंड पब्लिक, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर पूरा एक अलग सेक्शन है, दंड नीति। इट्स ए वंडरफुल डॉक्यूमेंट। ये ही अपने आप में एक बहुत शानदार इंडियन नॉलेज सिस्टम का बड़ा डॉक्यूमेंट है। अब हम आते हैं, विद्याओं की बात करते हैं। विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान 14 विद्याएं मानते हैं, कुछ विद्वान 18 विद्याएं मानते हैं। हम पूरे 18 पढ़ लेते हैं, पहले 14 जानेंगे। 14 के नाम जान लें, बाद में और डिटेल थोड़ी सी देख लेंगे। ये संभव नहीं है कि एक उसमें पीरियड में जो भी हमारा कट भी गया है थोड़ा सा, उसमें हम पूरे उसमें एक एक की डिटेल को समझ लें। 14 विद्याओं में सबसे पहले 4 विद्या के 4 वेद माने जाते थे। माने गया कि आप बाजार में जाएं, खरीदे, पढ़ें, यू विल जस्ट एंजॉय। उनके हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, संस्कृत वर्जन सभी उपलब्ध हैं। मुझे थोड़ा समय लग जाएगा, सामने ही मेरे रखे हैं, मैं देख सकता हूँ, मतलब मैं उनको लाके आपको दिखा भी सकता हूँ। सब उपलब्ध है, बाजार में उपलब्ध है। 20 लोगों ने अलग अलग पब्लिश किए हैं। सबसे पुराना और पहला ऋग्वेद कहलाता है, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद आता है, उसके बाद सामवेद आया, और अंत में अथर्ववेद आया। पहले 3 वेदों में देवी देवताओं, ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा की, प्रार्थना की विधियां बताई गई हैं। सारे वेदों में 3 हिस्से रहे हैं: ब्राह्मण, आरण्यक और संहिता। ब्राह्मण, ये 3 पक्ष, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, ये 3 पार्ट्स हैं। एवरी वेद हैज गॉट दीज 3 पार्ट्स। और इनमें एक और खास बात है, जो सामवेद है उसको गाया जाता है। बाकी ऋग्वेद तो नॉलेज के बिल्कुल एक कॉग्निटिव पार्ट को है, सामवेद का थोड़ा एक अफेक्टिव पार्ट है कि इसको गाकर बोला समझा जाता है। अथर्ववेद के बारे में मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। अथर्ववेद को अथर्व ऋषि ने एडिट किया था। एक और खास बात जो मुझे सबकी बतानी चाहिए, चारों वेदों में बहुत बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। दे वर द ऑथर्स, एडिटर्स एंड को एडिटर्स, इन सब की पुस्तकों की रही हैं वो। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि ने चीफ एडिटर थे इसके, और लोग इसके एडिटर, सब एडिटर महिलाएं, लेखक और ये सब रही हैं। महाभारत काल जब युद्ध शुरू हुआ तो उसी समय एक सूचना आई थी कि अथर्व ऋषि ने अपने ग्रंथ का संपादन कर लिया है। He has edited and completed the अथर्ववेद। अथर्ववेद की एक और खास बात है, जीवन से लेकर मृत्यु तक जितनी भी प्रैक्टिकल दुनिया की समस्याएं हैं, सांप का काटना है या चोरी करना है या समस्त विद्याएं हैं या दंड नीति है या अर्थ नीति है या कल्याण नीति है या
मतलब शादी ब्याह का मौका है या विवाह करना है या बच्चे को विवाह करके भेजना है या करना है, हर चीज के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन एंड इलेबोरेशन एंड एनालिसिस मिलता है। एक और बात सभी वेदों के बारे में कही गई है। राही मासूम रजा साहब कहा करते थे, राही मासूम रजा जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बाद में रिजाइन करके वो बंबई चले गए थे। वो एक लंबी कहानी है, मैं उसमें और नहीं पढ़ूंगा। ही हैज बीन ए वंडरफुल थिंकर, ऑथर एंड राइटर। उनके छोटे भाई मुनीस रजा दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे और उन्होंने कल्पना की थी कि विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होना चाहिए जो पीजी से केजी से पीजी तक की शिक्षा दे, प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर वाइस मतलब पूरा यूनिवर्सिटी पीएचडी तक की शिक्षा एक ही केंद्र में मिलनी चाहिए। मुनीस राजा साहब का वो सपना साकार नहीं हो पाया। खैर, वो राही मासूम रजा जी कहा करते थे कि जो वेदों में नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो वेदों में है। जो वेदों में है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो जो कहीं नहीं मिलेगा वो सब वेदों में मिलेगा। इनमें वेदों में वो बात ठीक है, कॉन्टेक्चुअल यदि हम बात करें, चाहे अर्थशास्त्र की बात हो, समाज शास्त्र की बात हो, नीति शास्त्र की बात हो, एस्ट्रोलॉजी की बात हो, एस्ट्रोनॉमी की बात हो, पृथ्वी, जल, भूमि, वायु, आकाश, इन सब के बारे में, फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, बॉटनी की बात हो, जूलॉजी की बात हो, सारी चीजें इन वेदों में हमें मिलती हैं। They have been the earliest and the most detailed document on the existence of human being on earth and the most ancient documents of earth. दुनिया के सबसे पुराने डॉक्यूमेंट भी वेदास हैं। तो 4 तो वेद हो गए 14 विद्याओं में, 6 वेदांग माने गए हैं हमारे यहाँ, सीधे 10 पहुंच गई संख्या। 6 वेदांग है। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये 6 वेदांग माने गए हैं। शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, टीचिंग, लर्निंग, पेडागोजी, द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, इसके बारे में पूरा ये वेदांग माना गया है। कल्प, कल्प में 3 प्रकार के कल्प माने गए हैं, गृहस्थ कल्प, धर्म कल्प और सर्व कल्प, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में है। व्याकरण आप और हम जानते हैं कि ग्रामर, संस्कृत ग्रामर जो आज भी दुनिया की मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज मानी जाती है, और यही कारण है कि नासा ने संस्कृत को अडॉप्ट किया है फॉर डॉक्यूमेंटिंग द थिंग्स इन द कंप्यूटर। एक और बड़ी खास बात है, मुझे संस्कृत एक विद्वान ने बताई थी कि थोड़ा बहुत अंतर जरूर है, लेकिन संस्कृत की एक ऐसी भाषा है कि इसमें किसी भी शब्द को आगे पीछे कहीं भी रख दो, संभावना यह है कि मीनिंग एक ही रहेगा। द मीनिंग विल नॉट चेंज, इट्स ए यूनिक लैंग्वेज। बड़ा लंबा विषय है, मैं इस पर भी और बात नहीं करूंगा। व्याकरण, छंद, पिंगल सूत्र और छंद सूत्र, पोइट्री कैसे लिखी जाए, साहित्य सृजन कैसे किया जाए, पोइट्री के नियम कानून व्यवस्थाएं क्या हैं, उन सब की डिटेल छंद में मिलती है। निरुक्त, एटाइमोलॉजी, यक्ष बताते हैं कि शब्द विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, एटाइमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा क्या है, शब्द मीमांसा क्या है, इसके बारे में पूर्ण वर्णन मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र, उर्दू में जिसको नजूमी कहते हैं, कि जो नक्षत्र और ग्रह विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान और इन सब जो कहना चाहिए, पामिस्ट्री भी इसमें आएगा, ज्योतिष शास्त्र इसमें आएगा। इनका ज्योतिष शास्त्र थोड़ा अलग तरह का है, थोड़ा होलिस्टिक है। ज्योतिष शास्त्र को वो लोग मेडिसिन से भी जोड़ते हैं, डेली लाइफ से भी जोड़ते हैं, एग्रीकल्चर लाइफ से भी जोड़ते हैं। इट्स होलिस्टिक इन नेचर। ये हो गए जी वेदांग 6, 10 विद्याएं हो गई। 4 विद्याएं और हैं, मैं नाम लूं उनके, इतिहास, धर्मशास्त्र, दर्शन और न्याय। 6, 4, 10 और 4, 14। इतिहास, whatever has happened in the past is a matter of history.
बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही थी, वो एक अब हिस्ट्री हो गई। मैंने बीच में बंद कर दिया 2-4-5 मिनट। ये इट्स ए मैटर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के लोग ये बताते हैं कि चाहे करोड़ों साल पहले की बात हो या 10 सेकंड पहले की बात हो, एवरीथिंग विच हैज हैपेंड इन द पास्ट इज ए मैटर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास, जिसका हास हो चुका है, समथिंग विच हैज गॉन। इतिहास में 3 मोटे तौर पर चीजों को पढ़ा जाता था। रामायण, महाभारत और पुराण। रामायण, महाभारत और 18 पुराणों में से 2 बड़े जो पुराण माने गए हैं, वो माने गए हैं विष्णु पुराण और भागवत पुराण। बाकी तो और बहुत हैं, मत्स्य पुराण है, वराह पुराण है, और भी कई है। एक विद्या मानी जाती है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र की जो विद्या है, उसमें भी फिर 4 बातें रहती हैं। जैसे चाणक्य, उसके 4 हिस्से थे: आचार, विचार, प्रायश्चित और दंड। मनुष्य का आचार कैसे हो, मनुष्य के विचार कैसे हो, मनुष्य ने यदि कोई गलती की है, कोई क्राइम किया है, तो प्रायश्चित कैसे किया जाए और दंड कैसे दिया जाए। इसमें मनुस्मृति व्याख्या करती है, याज्ञवल्क्य स्मृति व्याख्या करती है, पाराशर स्मृति व्याख्या करती है। दीज आर दी 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स और स्क्रिप्चर्स: मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पाराशर स्मृति। कात्यायन के जो एबिलिटी ग्रुपिंग्स हैं, मेरा एमएड जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था, शिक्षा विभाग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, वहां में पढ़ाया जाता था। गिफ्टेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन मेरा स्पेशल पेपर था। उसमें हमें बताया जाता था कि जो ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेशन कात्यायन ऋषि थे, जिन्होंने एबिलिटी ग्रुपिंग्स की थी। इंटेलिजेंट या टैलेंटेड लोगों को मोटे तौर पर 3 तरह से अपग्रेडेशन, दूसरा एक्सेलरेशन एंड एनरिचमेंट। तो एक्सेलरेशन और एनरिचमेंट आज भी दुनिया के काफी प्रयोग किया जाता है। जो हम कहते हैं ए क्लास इंटेलिजेंट बच्चों की है, सी क्लास थोड़ा सा कमजोर बच्चों की है, बी क्लास एवरेज बच्चों की है। जो एबिलिटी ग्रुपिंग्स हैं, ये कात्यायन ने हमें दी थी। बाणभट्ट ने 64 कलाओं की बात की है। बाणभट्ट सबसे पहले हैं जिन्होंने 64 कलाओं की बात करी, और उन 64 कलाओं में कोपरनिकस की बात क्या है, कोपरनिकस का और जो गैलीलियो के फिजिक्स के सिद्धांत है, उन सब की बात की गई है, बाणभट्ट ने की है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात की गई है, मेटलर्जी की बात की गई है। ये हो गए 4 वेद, 6 वेदांग, 10 11वां इतिहास, 12वां धर्मशास्त्र, 2 और बचे, एक है दर्शन। भारत में मोटे तौर पर जो क्लासिकल ऑर्थोडॉक्स 6 फिलोसफीज मानी गई हैं, 6 फिलोसफीज, दे आर नोन एज द ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज, और 6 हेटेरोडॉक्स, थोड़ा बाद की फिलोसफीज मानी गई हैं। हम ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज के नाम जाने: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 माने गए हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के 3-3 नाम हैं। पूर्व मीमांसा के 3 नाम है, उत्तर मीमांसा के 3 नाम है। पूर्व मीमांसा को मीमांसा भी कहते हैं, पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, कर्मकांड भी कह देते हैं। उत्तर मीमांसा के भी 3 नाम हैं। उत्तर मीमांसा भी कह देते हैं, वेदांत भी कह देते हैं, उपनिषद भी कह देते हैं। ये हुए 6 दर्शन। मैं वापस कहूं, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा एंड वेदांता। 6 हेटेरोडॉक्स फिलोसफीज अपने यहां मानी गई हैं। हेटेरोडॉक्स फिलोसफी में 4 फिलोसफी तो बुद्ध फिलोसफी की ली गई हैं। बौद्ध फिलोसफी, गौतम बुद्ध ने जिसका वो किया था। ओरिजिनली एक ही फिलोसफी थी, बुद्ध की इंटीग्रेटेड एक फिलोसफी। बुद्ध के समय में ही 2 वर्ग बन गए थे, महायान और हीनयान। बुद्ध की डेथ के बाद ये क्लियर कट 2 बन गए, महायान और हीनयान, और फिर आगे चल के क्लियर 4 बन गए थे: सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक एंड योगाचार। तो इन चारों को हेटेरोडॉक्स फिलोसफी माना गया। और जैन फिलोसफी से 2 अंग बने:
श्वेतांबर एंड दिगंबर, इन चार को हेटेरोडॉक्स फिलोसफी माना जाता है। इसके बाद दो फिलोसफी और बची, चारवाक फिलोसफी और इस्लाम फिलोसफी। चारवाक फिलोसफी का ओरिजिन इंडिया से माना जाता है। जीपी चट्टोपाध्याय जी ने अपनी किताब में चारवाक फिलोसफी की बहुत डिटेल में बात की है। मुस्लिम फिलोसफी इंडिया से ओरिजिन नहीं हुई, लेकिन मुस्लिम फिलोसफी का सबसे, इस्लाम फिलोसफी का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट भारत में हुआ है। इट्स इन इंडिया दैट वी हैव द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट एंड द सेंटर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इस्लाम फिलोसफी। ये हो गए 13, 4 वेद, 6 वेदांग, 1 इतिहास, 1 धर्मशास्त्र, 1 दर्शन, 13 हो गए। 14 है न्याय विद्या। न्याय दर्शन अलग है, न्याय विद्या अलग है। न्याय विद्या में लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा अलग से पढ़ाई जाती हैं। ये 14 विद्याएं हुई। इन 14 विद्याओं को हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम का इंटीग्रेटेड पार्ट माना जाता है। 4 विद्याएं और हैं, जो लोग को इसलिए कहते हैं कि 18 विद्याएं हैं, उनको उपवेद कहते हैं। कुछ लोग उपवेदों को विद्याएं मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। उपवेद 4 हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद। स्थापत्य आर्किटेक्चर। यहां मैं एक और हवाला देना चाहूंगा, थोड़ा सा विषय से अलग है लेकिन आज भी वो बड़ा विद्यमान है। इट्स वेरी रेलेवेंट टुडे ऑल्सो। कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोल, जैन परंपरा की जगह है। वहां की एक महारानी हुई है पट्ट महादेवी शांतला। उनकी 3 वॉल्यूम की किताब है हिंदी में, मेरे पास 3 वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है, 4 है शायद। पट्ट महादेवी शांतला मैंने पढ़े। पट्ट महादेवी शांतला को कहा जाता था कि ये एक बड़ी ऐसी महारानी थी जो हिस्ट्री जानती थी, फिलोसफी जानती थी, लिटरेचर जानती थी, आर्किटेक्चर जानती थी, फाइन आर्ट्स जानती थी, डांसिंग जानती थी, म्यूजिक एंड वगैरह का इस सब तत्वों को जानती थी। ये शायद सभी कलाओं में पारंगत थी। तो ये विद्या उपविद्याओं में ये हुए दोस्तों हमारे 18 विद्याएं। अब कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन कल्चर या इंडियन सोसाइटी या की बताना चाहूंगा, इंडियन फिलोसफी की बताना चाहूंगा। इंडियन थॉट में टाइम को साइक्लिक माना गया है। यहां मैं एक हवाला देना चाहूंगा। दुनिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिनके सामने नोबेल प्राइज भी छोटा माना जाता है, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग की पहली किताब थी जिसने दुनिया में तहलका मचाया था, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और उनकी आखिरी किताब थी द ग्रैंड डिजाइन। खुशकिस्मती से मैंने दोनों किताबें पढ़ी हैं एंड दे आर द क्लासिक्स, वर्ल्ड क्लासिक्स। विश्व की पहली 50 किताबों में मैं जरूर रखना चाहूंगा इन दोनों। तो पहली किताब में इन्होंने एक सवाल उठाया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में, व्हेन डिड द टाइम बिगिन। और उससे आगे वो सवाल उठाते हैं, वाज देयर टाइम बिफोर टाइम। क्या समय से पहले समय था? समय कब शुरू हुआ? यदि समय से पहले समय था, इसका मतलब समय तब शुरू नहीं हुआ और पहले चालू हुआ है। क्या कोई ऐसा मोमेंट था जब उससे पहले समय था ही नहीं? भारतीय दर्शन में इसको कहा गया है कि हिरण्य गर्भ की जो कल्पना है, एक बहुत विशाल सोने का गोला था, सोने जैसा चमकीला गर्म गोला था, जिसकी थ्योरी शायद ब्लैक होल से मिल खाती है थोड़ी बहुत। तो ये भारतीय दर्शन मानता है। लेकिन जहां तक टाइम की बात है, स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं कि टाइम इज लीनियर इन मोशन। समय चलता जाता है। आज 2024 है, मार्च 2024। यदि क्रिश्चियन एरा को 2023 साल 2 महीने, मार्च के 11 दिन और 12-14 घंटे हुए हैं। इससे पहले
आगे समय बढ़ता ही जाएगा, कभी नहीं होगा। भारतीय दर्शन कहता है नो, समय लौट के आएगा, साइक्लिक है। आपने भारत में नॉर्थ इंडिया में जगह जगह लिखा होगा, देखा होगा, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, मतलब टाइम हमारे यहाँ साल साइक्लिक माना गया है। पहले सतयुग है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है, फिर कलयुग है, और कलयुग लौट के फिर वापस सतयुग की ओर जाएगा। तो ये जो साइक्लिक कॉन्सेप्ट टाइम की हमारे यहाँ मानी गई है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में टाइम इज साइक्लिक इन नेचर। हमारे यहाँ वर्ण के 4 वर्ण माने गए हैं। वर्ण व्यवस्था, देखिए जब मैं फिर नोट ऑफ कॉशन दूंगा, ये जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था कर्मगत, कर्म के अनुसार थी। और मैं इसके मॉडर्निटी में 4 उदाहरण देना चाहूंगा। जैसा मैंने पढ़ा, 4 वर्ण माने जाते थे। सारी मानव जाति को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब ब्राह्मण की वो परिभाषा नहीं है जो जातिगत में ले लेते हैं, नो। ब्राह्मण के 6 कार्य माने गए हैं: ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। मॉडर्निटी में यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो बीएसएनएल में ट्रेनिंग दे रहे हैं, या बैंक में ट्रेनिंग दे रहे हैं, या प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी पढ़ा रहे हैं, दे आर ऑल ब्राह्मिन्स बाय वर्ण व्यवस्था, बाय वर्ण व्यवस्था। ऑल ब्राह्मिन्स आर दोज हु आर गेटिंग एजुकेशन, इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड रिसीविंग एजुकेशन। इसके आगे क्षत्रियाज आर दोज जो कि देश और समाज की रक्षा करने में संलग्न हैं, हु आर इन्वॉल्व्ड इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। इसमें सबसे पहले आर्मी आएगी, एयरफोर्स आएगी, नेवी आएगी, पुलिस आएगी, होमगार्ड आएगा, बीएसएफ आएगा, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आएगी, प्रोविंशियल फोर्सेस आएंगी, एवरी, यहां तक कि हमारे कॉलोनी का चौकीदार को भी, हमारी जो सोसाइटी का चौकीदार को भी क्षत्रिय माना जाएगा उस मॉडर्न इंटरप्रिटेशन से। तीसरे वैश्य माने गए हैं। अब वैश्य वह है, जितने भी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, जितने भी कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, देश के लिए, समाज के लिए जो कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं और उसका विनिमय कर रहे हैं, which are producing the goods, carrying them from one place to the other and selling them, they are all Vaishyas, Vaishya. And the last is Shudra. बाकी बचे हुए सब काम शूद्र हैं। अब यहाँ एक बड़ा नोट ऑफ कॉशन है, फिर बड़ा नोट ऑफ कॉशन है। राधा कुंदन मुखर्जी ने बड़ा साफ कहा है। कई बार एक व्यक्ति ने पूरा पढ़ा, वेद की 12 साल की शिक्षा ली, और वो जाकर फिर अध्यापक बन जाता है, तब तो ब्राह्मण हो गया। लेकिन यदि उसने मेडिसिन को प्रैक्टिस करना शुरू किया, he will be शूद्र। रेस्ट ऑफ द सर्विसेज विल बी दैट ऑफ द शूद्रास। चाहे वो वकील का काम हो, या बैंक वाले का काम हो, या मेडिसिन का, वैद्य का काम हो, ऑल दीज सर्विसेज विच वर रेंडर्ड बाय द शूद्रास। अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत नहीं थी। कर्मगत था, जन्मगत नहीं था। एक ब्राह्मण का बच्चा शूद्र हो सकता है, शूद्र का बच्चा ब्राह्मण हो सकता है। बड़ा क्लियर मेंशन है इसमें। नेक्स्ट, एम्स इंडियन थॉट में मनुष्य के 4 एम माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। इसमें 2 एम पराविद्या के हैं, 2 एम इस संसार के हैं। इस संसार के जो एम है अर्थ एंड काम। अर्थ मीन्स रिसोर्सेस, काम मीन्स इच्छाएं, डिजायर्स। सारी डिजायर्स को 11 इंद्रियों के थ्रू व्यक्त किया जाता था। हम सभी व्यक्त करते हैं, 11 इंद्रियां मानी गए हैं। इंडियन फिलोसफी में 5 इंद्रियां नहीं मानी है, 5 सेंसेस नहीं है, देयर आर 11 सेंसेस। नॉलेज की 5 सेंसेस हैं, एक्शंस की 5 सेंसेस हैं। हाथ, कान, नाक, जीभ, त्वचा, वो हाथ नहीं, सॉरी, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 माने गए हैं। 5 हैं
वाक हस्तपाद पायु उपस्थ। वाक मीन्स स्पीच, हस्तपाद हाथ पैर, स्पीच हैंड्स फीट, पाद पायु जेनाइटल ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जननेंद्रिय और मलेंद्रिय, ये 5 और 11वां मन, 11 इंद्रियों के द्वारा उनकी धर्मानुकूल, धर्म के अनुसार, एथिक्स के अनुसार, नीति के अनुसार आचरण करना, उनको उनका भोजन देना, दैट वाज द काम। और उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना, दैट वाज द अर्थ। और धर्म, धर्म का अर्थ ये नहीं है जो रिलीजन है, धर्म का अर्थ था धारयते इति धर्मः, जो भी धारण किया जाए वो धर्म है। क्या धारण कर रहे हैं? मन, वचन, कर्म, विचार, सोच, चिंतन, दृष्टिकोण, परंपरा, जो कुछ भी मैं मानता हूं वो सब मेरा धर्म है। ऑल दैट इज माई धर्म। धर्म के भी फिर 4 प्रकार माने गए हैं, शाश्वत धर्म, युग धर्म, जाति धर्म, स्वधर्म। मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा। मोक्ष, भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि कर्मों के अनुसार, ये दरअसल मोक्ष की कल्पना 2 तरह से की है, वेदांत में अलग तरह से है और मीमांसा में अलग तरह से है। द अल्टीमेट सीट ऑफ मर्जरिंग विद द अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज द ब्रह्मा, इज मोक्ष। आश्रम हमारे यहाँ 4 माने गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम वो है जब बच्चा 0 से 25 साल तक कुछ नहीं करता, सिर्फ पढ़ता लिखता है, अपने माँ बाप के परिवार के सानिध्य में 12 साल तक रहता है, उसके बाद 12 साल तक टीचर के यहाँ जाता है, 1 साल तक और चिंतन मनन करता है, ही गेट्स एजुकेशन एंड दैट इज ए ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता है, परिवार में परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, समाज है, इन समाज में गृहस्थ धर्म का, धर्म के अनुसार आचरण करता है, गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 तक, मोटे तौर पर 51 से 75 में कमाता तो खुद, मतलब समाज के लिए करेगा, परिवार के लिए नहीं करेगा। He will serve the society but not the family, परिवार के लिए काम करेगा। और सन्यास में इन सबसे भी वृत्ति पालेगा, इन सबसे भी छुट्टी पालेगा, ना समाज के लिए काम करेगा, ना परिवार के लिए काम करेगा, दुनिया के लिए काम करेगा, हायर ट्रुथ्स के लिए काम करेगा। एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि सारे ही सन्यास लें, आपका मन है कीजिए एडवांस लेवल ऑफ रिसर्च, तप, स्वाध्याय, निध्यासन, ये सब ये सन्यास के कार्य है। उपनिषद हमारे यहाँ 108 माने गए हैं। कुछ उपनिषद मुश्किल से 6-6 श्लोक के हैं, 8-8 श्लोक के हैं, 1-1, 2-2 पेज के हैं। बड़े उपनिषद कुछ लोग 18 मानते हैं, उसमें भी कुछ लोग 8 मानते हैं। भारतीय विद्या भवन बंबई ने 8 उपनिषद की किताब पब्लिश की है, कुछ लोग 5 ही मानते हैं। ईशोपनिषद, वाष्योपनिषद, ईशवास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद बहुत प्रसिद्ध है, पढ़िएगा। दे आर वंडरफुल एग्जांपल्स of the teaching of the knowledge of this world and the world beyond this world. They are a wonderful document of philosophy. वेदांत दर्शन के पढ़िए, बहुत सस्ते आ जाते हैं, बाजार में मिल रहे हैं, गूगल में पढ़ लीजिए, मुफ्त में आते हैं। कभी दिमाग में कहा करता हूँ मजाक में कि दिमाग खराब हो जाए तो उपनिषद को पढ़िए। These are wonderful information of knowledge and understanding and philosophy. रिलीजन के बारे में मैं बात करूं, भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके यहां 4 धर्मों का उदय हुआ है। हिंदू रिलीजन, जैन रिलीजन, बुद्ध रिलीजन एंड सिख रिलीजन, 4 धर्मों का उदय, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है। 5वां धर्म मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म का उदय नहीं हुआ, लेकिन डेवलपमेंट इंडिया में ही हुआ है।
India is still one of the largest seats of thinking, theory, philosophy and interpretation of the Islam philosophy. लार्जेस्ट चीज, सबसे ज्यादा बड़े और आज भी मान्य विश्व के सेंटर्स इस्लाम फिलोसफी के इंडिया में है। इसके बाद हमारे यहाँ जूज एंड पर्शियन खासी तादाद में है। लैंड ऑफ सेवन रिवर्स नाम की किताब में संजीव सांध्याल ने एक और बात कही है कि पर्शियंस भी ओरिजिनली इंडिया से ही थे, ईरान में चले गए, वहां से कुछ वापस लौट आए, इसलिए पर्शियन फिलोसफी भी काफी कुछ ओरिजिन यहां से हुई, डेवलप ईरान में हुई, फिर यहीं आई। हाँ, ये बात सच है कि क्रिश्चियन फिलोसफी इंडिया में ना डेवलप हुई है ना ओरिजिन हुआ, लेकिन हिस्ट्री फिर कहती है ईसा मसीह भारत आए थे, कश्मीर आए थे, ये हिस्ट्री बताती है। दर्शन जैसा कि मैंने बताया, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज हैं, हेटेरोडॉक्स फिलोसफीज हैं। एक और बड़ा रेफरेंस मैं यहां देना चाहूंगा, यूएनओ ने 1987 में एक कमेटी बनाई थी एजुकेशन के लिए, दुनिया की शिक्षा कैसी बने, ब्रिटलैंड कमेटी। ब्रिटलैंड कमेटी के प्रीफेस में और फर्स्ट चैप्टर में वर्बेटम, वर्ड बाय वर्ड कोट किया गया है ऋग्वेदों को और वेदों को, और कहा है कि दुनिया की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। एक श्लोक है जो कहा जाता है कि हमारे यहाँ इंडियन गुरु कहता है, संगच्छद्वम संवदद्वम संगो मनानसि जानताम। टीचर कहता है अपने स्टूडेंट से, संगच्छद्वम वी विल गो टुगेदर, संवदद्वम वी विल स्पीक टुगेदर, संगच्छद्वम संवदद्वम संज्ञानताम। संगच्छद्वम संवदद्वम संग, हम साथ साथ ज्ञान हासिल करेंगे और साथ साथ चलेंगे। We will move together, talk together, speak together, get information together, knowledge together. यहां मैं एक और रेफरेंस देना चाहूंगा। फिलोसफी की बात हो, इंडियन सोर्सेस ऑफ नॉलेज आर देयर। साइकोलॉजी की बात हो, मैंने एमए साइकोलॉजी में, मुझे 2 पेपर कंपलसरीली, जब मैंने एमए साइकोलॉजी किया था तो 2 पेपर कंपलसरीली इंडियन साइकोलॉजी पर पढ़ने पड़ते थे। सारी दुनिया में साइकोलॉजी पहले फिलोसफी के पार्ट को पढ़ाया जाता था। सो वी हैव इंडियन साइकोलॉजी, हिस्ट्री वी हैव द इंडियन हिस्ट्री, वी हैव इंडियन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कौटिल्य का, वी हैव इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिकल साइंस, वी हैव इंडियन कॉमर्स, वी हैव इंडियन बॉटनी, वृक्ष आयुर्वेद, वी हैव इंडियन मेटलर्जी, सर पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र राय, यदि गलत नहीं तो बंगाल केमिकल या डे केमिकल्स की स्थापना उन्होंने की थी। प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सादा ढंग के थे और सारी दुनिया से लोग उनसे मिलने आते थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने वो बनियान और कुर्ता और धोती में रहा करते थे, और अक्सर उनके बारे में मैंने पढ़ा है कि वो अपनी बनियान ली और वहीं केमिस्ट्री के सिंक में, केमिस्ट्री लैब के सिंक में ही धो लेते थे। खाट रख रखी थी उन्होंने, कोई मेहमान आता था लैब से बाहर खाट निकालते थे और उस पर बैठ जाते थे कि बैठिए साहब क्या बात करनी है। हमारे यहाँ विमान शास्त्र की बात की गई है। कालिदास के मेघदूतम में जयंत विष्णु नार्लिकर एक सज्जन हुए हैं, वर्ल्ड के टॉप एस्ट्रोनॉमिस्ट हुए हैं, बहुत बड़ी उम्र के हैं, अब घूमते फिरते नहीं है, ज्यादातर जाते नहीं है, बात नहीं करते हैं, बेंगलोर में रहते हैं। मैं इनसे मिला हूं, इनका मैंने लेक्चर सुना है। जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने अपने एक बार एक किसी मित्र को भेजा था इंदौर में लेक्चर के लिए। उसमें उन्होंने कहा था, वो आदमी एयरफोर्स का आदमी था, बाद में प्रोफेसर हो गया था फिजिक्स का। उसने बाकायदा वर्णन किया है कि जो मेघदूतम में जिन जगहों का वर्णन किया है, दुनिया का कोई भी आदमी वहां पैदल या सड़क मार्ग से नहीं जा सकता, वहां केवल वायुयान से ही जा सकता था। हाउ डिड कालिदास केम टू नो ऑफ दीज थिंग्स इज स्टिल ए फैक्ट टू बी नोन। इतने हमारे यहाँ अजूबे भी छिपे हुए हैं। फिजिसिस्ट की बात करें, हमारे यहाँ सीवी रमन रहे हैं, सत्येंद्र नाथ बोस रहे हैं, जिनको कहा जाता था कि जिनके नाम पर बोसोन पार्टिकल्स का नाम रखा गया है, बोसोन्स। मेघनाथ साहा जी रखे गए हैं, होमी जहांगीर भाभा रहे हैं, एस चंद्रशेखर रहे हैं।
विक्रम साराभाई रहे हैं, GN रामचंद्रन बहुत प्रसिद्ध हमारे यहाँ रहे, जयंत नार्लिकल जी, हरीश चंद्रा जी, केमिस्ट में हरगोविंद खुराना जी रहे हैं, P प्रफुल्ल चंद्र रहे हैं, SN बोस रहे हैं, मॉडर्न में CNR राव रहे हैं, C शेषाद्री रहे हैं, बायोलॉजिस्ट में आज भी MSc में हम पढ़ते हैं बाई कार्पल थ्योरी, V पुरी साहब की, जगदीश चंद्र बोस की या P महेश्वरी जी की। इंजीनियरिंग में हम विश्वेश्वरैया जी का नाम लेते हैं। यदि हम पुराणों में बात करें, भास्कर आचार्य हमारे यहाँ हुए हैं, श्रुत हुए हैं, चरक हुए हैं, हलायुत हुए हैं, नागार्जुन हुए हैं, कपिल हुए हैं, वराह मिहिर हुए हैं, कणाद मुनि हुए हैं, बाण भट्ट हुए हैं, कल्लण हुए हैं जिन्होंने राज तरंगिनी लिखा, कालिदास की बात आई है। बहुत अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, शंकराचार्य जी ने, आप विवेक चूड़ामणि और दृग्दश्य विवेक किताब पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएंगी, ऐसा भी हमारे यहाँ था। वी हैव गॉट अ वंडरफुल richest cultural heritage of the world. ग्रीक और लैटिन जरूर हैं, श्रेष्ठ हैं, पर बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी भेदभाव के मैं कहूंगा इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसा दुनिया में शायद कोई नहीं है। मैंने जो अपने रेफरेंस लिए हैं मैं आपको बता दूं, R.K. मुखर्जी साहब की एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, की साहब की एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, लैंड ऑफ 7 रिवर्स बाय संजीव सान्याल, थर्ड वेव और फ्यूचर शॉक बाय एल्विन टॉफलर। E.F. शूमाकर एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कोल माइंस के डायरेक्टर थे ब्रिटेन में, उन्होंने पहली किताब लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, दूसरी उनकी किताब थी द गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड। एक और किताब है जो दुनिया की, आज भी जिंदा है वो व्यक्ति, बड़ी उम्र के हो गए लेकिन काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, मेरी 2 बार फोन पे बात हुई है उनसे, ब्रायन वेस। उन्होंने भी इंडिया के इसका रेफर किया है, इंडियन साइकोलॉजी को रेफर किया है, उनकी एक बहुत दुनिया की प्रसिद्ध किताब है, लाखों शायद करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं इसकी, मैनी लाइव्स एंड मैनी मास्टर्स। मैं अर्ज करूंगा कि आप पढ़िएगा, शानदार किताब है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। और एक और किताब का हवाला दिया था मैंने, भट्ट महादेवी शांतला। आई स्टॉप हियर, 10 मिनट बचे हैं, आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी ने मुझे सहा, मेरी शुभकामनाएं, माई बेस्ट विशेस, गुड लक। अब आप वीडियो ऑन कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। मैं माफी चाहता हूं अंतराल के लिए और अपनी इस बदतमीजी के लिए कि मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। मैं दरअसल थोड़ा सा ठीक आदमी नहीं हूं, ये तो मैं स्वीकार करूंगा, इसलिए थोड़ी मैं माफी चाहता हूं। यू प्लीज स्विच ऑन योर audio and ask questions as much as you want. You are welcome. My best wishes. Good luck. Thank you. हाँ, प्रोफेसर मौफिक साहब जी बोले। बहुत अच्छा लगा सर आपका जो स्पीच था, एंड योर पेडागोगी आई एम वेरी मच सपोर्टिंग, बिकॉज द एक्टिवनेस ऑफ द लिसनर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द स्पीकर स्पीक and taking fatigue to teach his or her lesson. Very informative, sir. Thank you. I am from defense, sir. Oh, wonderful. Defense. And yes, sir. I serve in border security force. Oh, wonderful. 16 One of years. my greatest friend of my life was in BSF. मैं आज भी उसको याद करता हूँ, बहुत दुखी होता है, बहुत यंग एज में उसकी डेथ हो गई थी। He was deputy commandant BSF. Okay, Sandeep sir. Kumar Roy. I missed him still a lot. Thank you very much. BSF to me is the greatest force of Indian Defence Services. Yes, sir. आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से पहले मैं रखूंगा, क्योंकि दुनिया का मतलब सीमाओं पर पहला अटैक बीएसएफ देखता है। फर्स्ट एनकाउंटर बीएसएफ के साथ होता है। जी। उसके बाद मैंने 16 साल का बाद मैंने 6 साल कंप्यूटर इंजीनियर रहा सर, आईटी सेक्टर में, एमएनसी में, कलकत्ता में। ओह, वंडरफुल वंडरफुल। और देयर आफ्टर आई जॉइंड इन एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम 2012। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आगे मैं नतमस्तक हूँ। इट इज ए वंडरफुल जेम ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। बहुत शानदार, मैं बहुत कई बार गया हूँ।
आई फील ऑनर, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ का कल्चर और लाइब्रेरी है सब देखकर। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर कि मैट्रिक के बाद आफ्टर सेकेंडरी ऑल एजुकेशन आई परस्यू इट on open mode, or that is open university, that is National Open School, then Indira Gandhi National Open University from St. Xavier's College, Kolkata and Maulana Azad College. गुड गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई साथी वीर या वीरांगना? थैंक यू सर। परवेज साहब बोलिए। सर, जो मेरे वजह से आपको इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ सर। ये आपका बड़प्पन है सर। अचानक से बढ़ गया, अब कैसे दब गया मैं नहीं जानता। मैं करीम सिटी कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉमर्स का, अभी भी कॉलेज में ही बैठा हुआ हूँ। जो भी आपको जो तकलीफ हुई सर मेरे वजह से, हम उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहते हैं, माजरत चाहते हैं। सो नाइस ऑफ यू सर, सो काइंड ऑफ यू, ये आपका बड़प्पन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सुन के सर, आपको आपने मतलब पूरा खंगाल दिया हर एक चीज को, हर एक पहलू को, सारे इंडियन स्क्रिप्चरीज को, वेद को, पुराना को। बहुत अच्छा लगा सर आपका सारा नॉलेज। कंटिन्यू 1.5 घंटा तक कोई बोलना आसान बात नहीं है सर, वो भी बिना किसी चीज के। क्रिटिसिज्म कीजिए, आलोचना कीजिए, ऐड कीजिए, सब्जेक्ट कीजिए कि साहब ये गलत बोला, इसको ऐसे किया जाए। नहीं सर, गलत क्या? बहुत अच्छा लगा सुन के, इंडियन हिस्ट्री, सारे रिलीजन के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू साथियों, थैंक यू, थैंक यू। आप जो गलती हो गई सर उसके लिए बहुत नहीं, अरे हम लोग साथी हैं भाई, संगत सदम साथ बोलेंगे रहेंगे, इट्स ओके, थैंक यू। और सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी बोले प्लीज। जी सर, मेरा एक प्रश्न है। हम लोग बचपन से सुनते भी आ रहे हैं रामायण में जी कि सर एक पुष्पक विमान की बात कही गई है जी। तो पुष्पक विमान, आपने जैसे बताया कि कालिदास के समय भी ये था कि भाई वहां विमान ही जा सकते हैं, तो पुष्पक विमान की जो टेक्नोलॉजी है, जिन चीजों के बारे में बात हुई है, उसके बारे में सर क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं बहुत कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन 2 कमेंट यहाँ करना चाहूंगा। पुणे में एक है भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, वहां मैं खुद 2 बार गया हूं और वहां लिटरेचर मौजूद है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो प्योर संस्कृत में है, उसको पढ़ने और चिंतन करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, पुणे यूनिवर्सिटी पर एक समय में फिजिक्स डिपार्टमेंट में नॉन फेरस नॉन मैग्नेटिक मेटल डेवलपमेंट के रिसर्च चला था। आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, बट ये डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि एंशिएंट इंडिया में नॉन फेरस नॉन मैग्नेटिक मेटल डेवलप कर लिए गए थे। ये मेटलर्जी की एक और किताब भी किसी बंगाली सज्जन ने लिखी है, मैंने उसमें भी पढ़ा है। देखिए, उसमें 2 शर्तें हैं। नॉन फेरस मतलब लोहे का ना हो, नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेट भी अट्रैक्ट ना कर पाए। आज भी जो हवाई जहाज बनाए जाते हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं, तो उनको नॉन मैग्नेटिक चेंज किया जाता है। तो मेटलर्जी की इसी विधा पर पुणे में फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक समय पर रिसर्च चल रही थी। आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, आई विल स्टिल कीप इट इन अबेयंस कि इसको देख के रखें हम। लेट अस सी एंड देखे, तो हो सकता है सच हो सकता है सच ना हो, कह नहीं सकते। आई कांट कमेंट विद श्योरिटी। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। कोई और साथी दोस्तों प्रश्न उठाइए, संदेह व्यक्त कीजिए। फ्रेंड्स, कोई है वीर? अनुश्री जी कुछ कहना चाह रही है। परसोडकर, आप तो लगता है महाराष्ट्र से हैं मैडम, आपका नाम दर्शा रहा है। बताइए मैडम, आपको तो एडवांस रिसर्च करना चाहिए पुणे को जोड़कर, बताएं प्लीज। सर, मुझे कोई संदेह तो नहीं है, लेकिन मैं वाकई में आज बहुत प्रेरित हो चुकी हूँ कि आपने ये जो पुरानी सभ्यता और वो नॉलेज सिस्टम के बारे में जो बताया, धर्म या जो भी 14 कलाएं बताई उनके बारे में, और मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी और वो पक्का मैं पढ़ूंगी भी। मैडम पढ़िए, आनंद लीजिए, मेरे जैसे पागल आप बन पाए मैं ये तो नहीं कहूंगा। मैं बहुत 30 मार का नहीं हूँ, मैं खुदा का भाई नहीं हूँ। मेरे इस कमरे में 5000 किताबें हैं, 12-18 अलमारियां हैं पूरे कमरे में, ऊपर तक भरी पड़ी हैं। ज्यादातर किताबें मैंने पढ़ ली हैं,
मुझे रिटायरमेंट के बाद 7 टॉप यूनिवर्सिटीज से मौका मिला था जाने का, नौकरी करने का। मैंने रिफ्यूज कर दिया, अपने मन का काम खुद करूंगा। तो मैं पागल हूँ, पागल ना बने आप, बढ़िया रहे और श्रेष्ठ रहे, मेरी शुभकामनाएं। बढ़िए, गूगल एक बड़ा अच्छा मित्र है, बशर्ते आप गूगल से 10 सवाल रोजाना पूछें। इट कैन गिव यू ए वंडरफुल नॉलेज अबाउट दीज 14 और 18 विद्यास। बहुत अच्छा दिया जा सकता है। हालांकि मन की शांति नहीं होती, वो आपको स्क्रिप्चर्स में ही मिलेगी, किताबों में ही मिलेगी, ओरिजिनल टेक्स्ट में ही मिलेगी। हाँ सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सफल हो, धन्यवाद। और कोई साथी? लास्ट अभी 1-1.5 मिनट है, कोई और साथी सवाल पूछ सकते हैं? क्या मैं कहूं कि ये मंच विदुषी और विदुषियों से खाली है, ये तो कुछ कहना मुश्किल होगा। ये क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली है, ये कहा जाता है, उलाहना सा दिया जाता है। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आप लोग सब पढ़ा रहे हैं। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई संदेह, कोई टिप्पणी आप करना चाहें, आपका स्वागत है। नो एक हमारे मित्र कहा करते हैं, आपको सभी के लिए नहीं पर एक थोड़ा लाइट मोड में, इट इज क्लियर फ्रॉम द माइंड और क्लियर फ्रॉम द माइंड। दिमाग में साफ है या दिमाग से साफ है। बीत गया 1.5 घंटे, टॉर्चर सेशन खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, आप सबने मुझे सुना, समझा, धन्यवाद। मैं सर नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot. जी, चमत्कार।